साथियों नमस्कार। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो राशन पर सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, उसी देश में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की शादी हो रही है। इससे पहले रिसेप्शन और प्रोग्रामों में पानी की तरह पैसे बह गए, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। और इस शादी में नेता, अभिनेता, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाबा, सब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून रेंगते हुए नजर आए और अंबानी जी की जी हुजूरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर आए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी निमंत्रण देने के बाद भी, काफ़ी समय देने के बाद भी इस शादी में नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी लकीर, राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश की जनता के सामने खुले तौर पर रखकर अपनी विचारधारा को समकक्ष और प्रूफ करके रख रहे हैं, उसी पटकथा में जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि ये चुनिंदा अरबपति बनाएंगे, मैं लाखों करोड़ों लखपति बनाने जा रहा हूं, उसी बात पर आज वो डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में राहुल गांधी ने हर मंच से ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो गरीबों, दलितों, पिछड़ी जातियों का जो हक मारकर कुछ चुनिंदा लोगों को मोदी सरकार ने उभारने के लिए, विश्व के सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए दे रखा है, उसको छीनकर हम उनके असल योग्य व्यक्तियों में आवंटित कर देंगे, आय की असमानता को कम कर देंगे। और उसी को सैद्धांतिक रूप से स्वीकारते हुए और अतीत में भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और अपने सिद्धांतों के ऊपर एक अडिग रवैया अपनाते हुए ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं जो अंबानी के बेटे के शादी में कांग्रेस के बड़े आला नेताओं की एब्सेंस के जरिए दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुना देश की आम जनता से संवाद करना। मोदी जी ने पूरा का पूरा महाराष्ट्र में प्रोग्राम ही रखवा दिया अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए, और वहाँ पर जो बोल कर आए वो तो मैं दिखाऊंगा ही। पहले आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, मोदी जी के रिसेप्शन की तस्वीरें। सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, मोदी जी वहाँ पर पधारे हैं और कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है कि कौन किसका नौकर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब अंबानी के बेटे को आशीर्वाद देने का समय हुआ, वहाँ पर भी सारे रीति रिवाज बड़े ही अच्छे ढंग से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा ही संतुष्टि देने वाला दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। जिस शंकराचार्य को मोदी जी के चेले चपेटे और अंधभक्त प्रजाति कहते थे कि कौन शंकराचार्य, कांग्रेस के द्वारा ये तो पराजित है, ये देशद्रोही है, ये असल हिंदू है ही नहीं, अपने काम से काम रखो, राजनीति में उंगली मत करो। कब कहा गया था? जब शंकराचार्य ने अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर आपत्ति जताई थी और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इन्हीं शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के रूफ लीक जो हो रही थी उसका मुद्दा उठाया था। इन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा था कि राहुल गांधी ने संसद भवन में जो कहा है वो मैंने पूरा भाषण सुना, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये शंकराचार्य जी का बयान था। और इन्हीं शंकराचार्य जी के चरणों में आज मोदी जी अंबानी की शादी में गिर गए हैं। तस्वीरें आप सबके सामने। प्रणाम। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, विपक्ष के नेता भी बड़ी संख्या में नजर आए, सत्ता पक्ष के भी नजर आए, बाबा भी नजर आए, बिजनेस टाइकून भी नजर आए, बड़े बड़े वकील भी नजर आए, बॉलीवुड के सितारे भी थिरकते हुए नजर आए। लेकिन क्या आपने गोदी मीडिया के दलालों की कोई तस्वीर देखी, उनके मालिकों की कोई तस्वीर देखी, जो आए दिन सत्ताधारी पार्टी के कदमों में चरण वंदन करते रहते हैं, उनको जूतों को अपने जीभ से साफ करते रहते हैं? ऐसे इज्जत गवा चुके दलालों की कोई तस्वीर आपके सामने आई? पत्रकारिता छोड़कर दलाली करोगे तो इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। ये आज अंबानी की शादी में देखने को मिला। कोई भी बड़ा पत्रकार जो अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार गोदी मीडिया में बनाता है कि मैं ही पत्रकारिता को जीवंत रखता हूं, वो देखने को मिला नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया वालों को तो बुलाएंगे क्यों, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी वालों की पोल ही खोल रखी है। एक दो इक्के दुक्के होकर आएंगे तो वो भी अननोटिस्ड, उनको लाइमलाइट में कैमरे के आगे लाया नहीं गया। लेकिन अतीत में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे बिजनेस टाइकून की शादी हुई है। पत्रकारों को, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया और बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के हर पत्रकारों को निमंत्रण भेजा जाता था, अलग से उनकी टेबल रिजर्व होती थी, आओ भक्ति में गेट के ऊपर लोग खड़े रहते थे। ये उस समय की बातें हैं जब पत्रकारिता
जिंदा थे। अब दलाल जिंदा हो गए हैं पत्रकारिता को अपने पैरों से कुचल करके। तो इसलिए दलालों की इज्जत तो 2 कौड़ी की ही होती है, उनको कोई बुलाएगा नहीं, उनके लिए कोई टेबल रिजर्व करेगा नहीं। अब जिस तरीके से किसी शादी समारोह या बड़े फंक्शन में जाते हैं तो वीआईपी को एस्कॉर्ट करके लिए अंदर ले जाया जाता है और गेट के बगल में एक पंडाल लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि ड्राइवर्स और दूसरे स्टाफ के लिए यहाँ जगह है, खाना पीना यहीं और विश्राम यहीं पर आप कर लीजिए। यहीं दलालों की हालत हो गई है। नई कैबिनेट जो बनी उसमें तो ये सुविधा कर भी दी है। पहले पुरानी पार्लियामेंट में अलग से पत्रकारों के लिए एक कैंटीन रिजर्व थी, वहाँ पत्रकार और मीडिया के बंधु ही अपना खान पान करते थे। लेकिन नया संसद भवन जो बना है इसमें स्टाफ और मीडिया के लिए वो जगह दोनों के लिए रिजर्व कर दी है। पत्रकारिता को ख़त्म करने वाले इन दलालों की आज ये बेइज्जती हो रही है, सरेआम दुनिया के सामने इनकी औकात दिखाई जा रही है, तो इसके जिम्मेदार ये स्वयं ही है। किसी के चरणों में आप गिर गए हैं, कागज़ के टुकड़ों के आगे बिक गए हैं, उनके हिसाब से मुंडी हिला रहे हैं और इज्जत की प्रतीक्षा भी करेंगे। दलाली भी खाओगे और सवाल भी करोगे, दोनों काम थोड़ी नहीं हो सकते। ये थी मीडिया की बात। अब आ जाइए असल मुद्दों के ऊपर। राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, कांग्रेस का नुमाइंदा बड़ा केंद्रीय नेतृत्व का देखने को वहाँ पर नहीं मिला। किस लिए नहीं देखने को मिला? उन्होंने एक नैरेटिव, एक लकीर जो खींची है कि हम देश की जनता की असल मुद्दों को उठाएंगे, उनको समय देंगे, बेवकूफ़ की बिना मतलब की बवंडरबाजी हम नहीं करेंगे। लेकिन उसी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी एक बयान देकर आए, कहे कि देखिए हम 24,000 करोड़ का उद्घाटन महाराष्ट्र में कर रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा। मैं इसलिए धरातल के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकार की तरफ, राशन की तरफ वेट करते रहते हैं। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की शादी हो रही है। आम लोग कहाँ जाएँ? बेरोज़गारी, महंगाई, इन चीज़ों से कब निजात मिलेगी? मोदी जी आप महाराष्ट्र गए थे तो एक फ़्लाइट लेकर, जहाज़ तो आपके पास था ही, मणिपुर की तरफ भी चले जाते। वहाँ पर एक CSF CRPF का जवान बताया जा रहा है फिर से शहीद हो गया है। लेकिन आपको तो आज भी इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो आपका पटकथा सालों से चली आ रही है, वहीं फेंकने का आपने महाराष्ट्र में शुरू कर दी। मोदी जी का बयान सुन लीजिए, पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन है। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। क्या ये इस देश की सच्चाई है? क्या मोदी सरकार की चाल, चरित्र, चेहरा जो हमें प्रतीत होता है, जो हमें महसूस होता है, जो सत्यता के साथ दिखाई देता है, वो तो ओरिजिनलिटी है ना? लेकिन मोदी जी जिस 8 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने चारों तरफ एक बार मुंडी घुमाइए। आपके घर में कितने युवा पढ़े लिखे बैठे लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। काफ़ी कठोर मेहनत और कोशिशें करने के बाद भी अगर कोई सरकारी एग्ज़ाम होता है तो वो लीक हो जाता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार दिए गए हैं। कहाँ है रोज़गार? इतना ही नहीं, महंगाई के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर JP नड्डा का भी बयान आ गया है। विपक्ष के लोग उठा रहे हैं ना जनता की आवाज़ को, हमें मिलता है ना थोड़ा सुकून कि हाँ, संसद भवन के अंदर जो हमारे दुखड़े हैं उनकी आवाज़ पहुंचाई जा रही है। तो JP नड्डा ने पढ़े लिखे अनपढ़ कहा है दोनों भाई बहनों को, किनको? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, कि बवंडर बना दिया जाता है। महंगाई को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, बेरोज़गारी को लेकर वो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी होती है, उस अंदाज में खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, दोनों भाई बहनों को पढ़े लिखे अनपढ़ कह रहे हैं कि कोरोना के बाद ऐसी हालत थी, देखिए फिर भी रिकॉर्ड तोड़ हम काम कर रहे हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं। और ये बिना मतलब महंगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा दोनों भाई बहन
पढ़े लिखे अनपढ़ बना रहे हैं। और वो भाई बहन दोनों मिला के, ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है। ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। हम स्वयं मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्जियां लेकर आते हैं। हम देखते हैं अपने चारों तरफ पढ़े लिखे युवाओं को। आर्मी के लिए जो ग्राउंड स्कूल गांव के भरे रहते थे, तैयारी करते रहते थे, वो स्कूल खाली हो गए हैं। युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई हमें महसूस होती है। बाकी चीज़ों का तो क्या ही जिक्र करूं। नड्डा साहब और मोदी जी, ईडी सीबीआई का प्रकरण हमें पता है। विपक्ष को आर्थिक रूप से पंगु करके चुनाव को हड़पने की कोशिश हमें पता है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, उनकी सरकारों को तोड़ना, जेलों में ठूसना, विधायकों को खरीदना, सांसदों को तोड़ना और चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं का पर्चा ही खारिज करवा देना, मिली भगत करके, ये सारी चीज़ें अतीत में हमने देखी हैं। आज आपने शंकराचार्य के पैर छूकर सत्यता के आगे तो नमन कर दिया, उनके आगे तो समय के चक्कर ने आपको झुका दिया। लेकिन आगे आने वाले समय में इसी देश की जनता डंके की चोट पर आपको लोकतंत्र और संविधान के आगे नतमस्तक करेगी। आप कितने ही अकड़ दिखा लीजिए, आपने कितनी ही कमर टेढ़ी कर लीजिए, लेकिन जनता आपके गले में लोकतंत्र और संविधान की किताब को डालेगी और उसी के आदेश के अनुसार आपको झुकना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। आप बेशक से जुमलेबाजी और झूठ फेंक करके इस देश की जनता को फिर से नए सिरे से बार बार बेवकूफ़ बनाने की नाकामयाब कोशिश कितनी ही करते रहें, लेकिन सच्चाई जनता को महसूस होती है। विपक्ष आज के दिन जो बोल रहा है वो जनता की आवाज़ बोल रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या प्रतीत हो रही है। आप नफ़रत के नाम पर इस देश को बांट देना चाहते हैं। मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसके चलते आपके वोट बैंक की राजनीति हमेशा के लिए यूं ही बहती रहे और आप कुर्सी का सुख भोगते रहे। पहले अयोध्या, अब बद्रीनाथ, और यूपी में और जगह भी उपचुनाव होने वाले हैं। काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। एक लकीर का जिक्र कर रहा था ना, नफ़रत की राजनीति ख़त्म हो रही है। नफ़रत के बाज़ार में विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान लगातार खोलते हुए जा रहे हैं। जिस प्रभु श्री राम जी को आप दावा करते थे कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, हम शब्द में आपके पास सिर्फ आपके चुनिंदा नफरतबाज ही बचे हैं। इस देश की आम जनता धरातल के मुद्दों के साथ विपक्ष के साथ लामबंद होती हुई जा रही है। नज़ारा बड़ा ही दिलचस्प होता रहेगा। आप अपने सेठों को पालते रहो, उनके आदेशों का पालन करते रहो, देश के सारे संसाधन लुटाते रहो, लेकिन जनता का हक मारने वालों को ये जनता आज जागरूकता के साथ जवाब देना अच्छी तरीके से जानती है। आने तो दो आगामी विधानसभा चुनाव, उसके बाद आने तो देना राम राज्य के विधानसभा चुनाव, उसके बाद आने तो देना लोकसभा के चुनाव। जो नतीजे होंगे उसके बाद, और ऐसा ही पटकथा जो आज विपक्ष के खिलाफ आप षड्यंत्र रचकर कर रहे हैं जेलों में ठूसने के लिए, यहीं आपके साथ हुआ तो उसी समय पर आप कितना चीखना बिलबिलाना, ये जनता खुशी मनाएगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। विपक्ष के साथ जैसा किया वैसा ही मोदी शाह के साथ हो रहा है, तो जनता हर्षोल्लास के साथ उसे उत्सव के रूप में मनाएगी। बहुत कुछ होना है, समय का चक्कर घूमना शुरू हो चुका है। नमस्कार।